दोस्तों स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास प्रोजेक्ट करंट अफेयर्स की होगी, जिसमें हम 71 टू 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप पीडीएफ टेलीग्राम के चैनल से प्राप्त कर सकते हो। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बीज संधि इंटरनेशनल सीड ट्रीटी के संबंध में ये पूछा गया है। हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। देखो यहाँ पर आप देख लिया करो सत्य पूछा या असत्य है। पहला कथन देखते हैं। यह वैश्विक स्तर पर खाद्य एवं कृषि पादपों के संरक्षण और स्थायी उपयोग के द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इंटरनेशनल सीड ट्रीटी में नाम ही देखो इंटरनेशनल आ रखा है, तो इसका मतलब स्वाभाविक है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अब देखो दूसरी बात इसमें ध्यान रखना, इसमें खाद्य सुरक्षा की बात की गई है। खाद्य सुरक्षा कैसे? खाद्य और कृषि पादपों का हमें संरक्षण करना है और उनका स्थायी उपयोग पर बल देना है। हम इसको आगे एक्सप्लेन में और देखेंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है। भारत इस संधि का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। देखो किसी भी खाद्य सुरक्षा की बात आ जाए तो चाहे वो कोई कन्वेंशन हो, चाहे वो ट्रीटी हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें भारत हस्ताक्षरकर्ता रहता ही रहता है। तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्योंकि इसमें भारतीय किसानों को नुकसान होने की संभावना है। देखो इस संधि में किसानों के अधिकारों को मान्यता दी गई है, तो नुकसान होने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सत्य पूछा सत्य हो जाएगा केवल एक। अंतर्राष्ट्रीय बीज संधि चर्चा में क्यों थी? क्योंकि नवंबर 2019 में रोम में इसका 8वां सम्मेलन हुआ था और उसमें हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी वहाँ पर प्रस्तुत हुए थे, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। इसका आयोजन हर 2 वर्षों में एक बार होता है। ये संधि 2001 में अपनाई गई थी, ध्यान रखना। और इसके कंपोनेंट 3 है। कौन कौन से? एकीकृत वैश्विक प्रणाली की स्थापना, यानी एकीकृत का मतलब ये है कि इसमें 3 हितधारकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। 3 हितधारक कौन कौन से? किसान, पादप प्रजनन करने वाला और वैज्ञानिक। इससे होगा क्या? तीनों में एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग हो सकेगा। ये है क्या, वो देखते हैं। देखो एबीएस एक फॉर्मूला है जिसमें ए का मतलब होता है एक्सेस, यानी पहुंच स्थापित होना। इन तीनों की आपस में एक दूसरे तक पहुंच स्थापित हो जाए। वैज्ञानिक को पता रहे कि मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस पर करना है, किसानों की डिमांड क्या है, और पादप प्रजननकर्ता को ये पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक किस चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं और मुझे उसके अनुसार कैसा प्रजनन करना है। तो ये तीनों के आपस में एक्सेस जरूरी है। बेनिफिट शेयरिंग, बीएस का मतलब है बेनिफिट शेयरिंग, यानी जो लाभ मिले उसका सभी को समान रूप से साझेदारी हो, उसको जो भी उसके लिए भागीदार है उनको उस लाभ का हिस्सा मिले। जैसे किसान है उसको भी लाभ का हिस्सा मिलना चाहिए, पादप का प्रजनन करने वाले को मिलना चाहिए, वैज्ञानिक को मिलना चाहिए। तो एकीकृत वैश्विक प्रणाली से यह फायदा होगा कि तीनों हितधारक आपस में पहुंच स्थापित करेंगे और साथ में बेनिफिट शेयरिंग होगा। दूसरा घटक है उत्पादन में स्थिरता, यानी हम अगर अधिक उत्पादन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना उत्पादन हमें करना चाहिए ताकि भूखमरी की स्थिति कभी पैदा ना हो और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो ये भी ठीक है। घटक तीसरा कौन सा है? किसानों के अधिकारों को मान्यता। देखो इसमें किसानों के अधिकारों को मान्यता दी गई है। ऐसा नहीं कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसे बीज का उत्पादन कर ले और उस पर मोनोपोली दिखा दे, ऐसा नहीं होगा। आपको किसानों के अधिकारों को भी मान्यता देनी होगी। अब देखते हैं इस संधि में भारत की क्या स्थिति है। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है। दूसरी बात, भारत ने इस संधि के बाद एक एक्ट क्रियान्वित किया था, पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम। तो ये भी ध्यान रखना। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य केवल आप एक लाइन में ध्यान रखना, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत में प्रथम ई अपशिष्ट क्लिनिक, ई वेस्ट क्लिनिक की स्थापना की जाएगी। इसके संबंध में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखो यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया है, यहाँ पर सत्य नहीं असत्य पूछा है, ध्यान रखना। भारत में प्रथम ई अपशिष्ट क्लिनिक की स्थापना भोपाल में की जाएगी, ठीक है। इसके द्वारा घरेलू और वाणिज्यिक दोनों अपशिष्टों का पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान किया जाएगा, ये भी ठीक है। इसमें गलत कोई भी नहीं है, तो डी हो जाएगा। ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पर स्थापित हो रहा है? भोपाल में। और भोपाल नगर निगम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त पहल है और इसके द्वारा घरेलू और वाणिज्यिक दोनों जो भी ई वेस्ट है उनका पृथक्करण किया जाएगा, प्रसंस्करण किया जाएगा और निपटान किया जाएगा। ई वेस्ट होता क्या? ई वेस्ट वही है कि जो भी मान लो आपने कंप्यूटर यूज किया और उसको आपने एक तरह से उसको छोड़ दिया, तो फिर वो क्या बन जाएगा? ई वेस्ट बन गया। मतलब कोई भी ऐसी आईसीटी से संबंधित कोई चीज़, मोबाइल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कोई गैजेट जो भी है ऐसा, उसको आप अगर छोड़ देते हो, ड्रॉप कर देते हो, तो वो बन जाता है ई वेस्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के संबंध में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमें पहचान करनी है सत्य कथन की।
पहला कथन देखते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में इस तरह के विद्यालय की स्थापना की जाएगी। देखो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए जिम्मेदार मंत्रालय है जनजातीय मामलों का मंत्रालय। तो ध्यान रखना, एकलव्य जो स्वयं एक अनुसूचित जनजाति का बालक था, तो उसके आधार पर आप इसको याद रख सकते हो। यह हो गया गलत। इसके तहत दूरस्थ क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के बच्चों को माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी। एकदम ठीक बात है। ऐसे विद्यालयों की स्थापना के लिए वित्त का प्रबंधन राज्यों के द्वारा किया जाएगा। देखो, राज्यों के द्वारा वित्त का प्रबंधन नहीं होगा, बल्कि केंद्र सरकार अनुदान देगी, राज्यों को अनुदान देगी केंद्र सरकार, और उसके तहत इस योजना में वित्त का प्रबंधन होगा। तो ये गलत हो गया। पूछा क्या है? सत्य। सत्य हो जाएगा इसमें केवल 2, बी ऑप्शन सही है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा ऐसे विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। और एक में बता रहा था वित्त का प्रबंधन, तो उसके तहत हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है 275(1). इस आर्टिकल को आप विशेष तौर पर ध्यान रखना, कहीं भी आप इसको मेंशन कर सकते हो। इसके तहत केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में राज्यों को सहायता प्रदान की जाएगी। इस सभी जो योजना जो सरकार बना रही है जनजातियों से संबंधित, ऐसी कई तरह की योजना, वो भी आप ध्यान रखना। लेकिन इस जो योजना का लाभ है वो क्या होगा, वो देखते हैं। दूरस्थ क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के बच्चों को माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी। और दूसरी बात, वंचित छात्रों को आरक्षण का फायदा। आप देखते हो कि आरक्षण का फायदा कुछ ही जातियों के द्वारा गेन किया जा रहा है, तो उसके लिए अब क्या होगा, इनको उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी और वो भी रोजगार के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो उससे क्या होगा, आरक्षण का फायदा इन तक भी पहुंच पाएगा। और तीसरी बात, अवसंरचना का निर्माण, यानी अगर हम विद्यालय की स्थापना कर रहे हैं तो हमें इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करने में मदद मिलेगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित करना है हमें। इधर है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, भौगोलिक संकेतक, और इधर है राज्यों के नाम। हमें बताना है कौन सा जीआई टैग कौन से राज्य से संबंधित है। अच्छा, जीआई टैग होता क्या है कि कोई भी क्षेत्र विशेष का वह उत्पाद जिसको अपने क्षेत्र विशेष के कारण ये टैग दिया जाता है, यानी उसका अपना एक महत्व होता है। और वो महत्व इसलिए होता है क्योंकि उस क्षेत्र विशेष में उसका प्रोडक्शन होता है या उस क्षेत्र विशेष में वो बनाया जाता है। देखते हैं, तव लोहो पुआन, ये मिजोरम ठीक है। तिरूर केरल, कंदा की साड़ी तमिलनाडु ठीक है। कंदमाल हल्दी ओडिशा। ये तो आपको एक तरह से रटना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें सभी सही है। कुछ जानकारी इसके बारे में देख लेते हैं। तव लोहो पुआन ये मिजोरम का बाहरी एवं उत्कृष्ट वस्त्र है जो अपने तने हुए धागे, बुनाई एवं उत्कृष्ट डिजाइन के लिए जाना जाता है। तो इसमें तव लोह पुआन मिजोरम का एक सोल होता है और ये उसे ही बोलते हैं। तिरूर क्या है, केरल में खेती किया जाने वाला एक पान है जो अपने स्वाद एवं औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। और कदांगी साड़ी तमिलनाडु की, कंदमाल हल्दी ओडिशा की, और इसमें उच्च सुगंध और औषधीय गुणों का महत्व होता है। देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। वंशानुगत विकारों के उपचार एवं प्रबंधन की विलक्षण पद्धतियां, यानी उम्मीद, इसके देखो शॉर्ट फॉर्म होती है उम्मीद। यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। इस पहले के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करनी है। देखो यहाँ पे नोटिस करो आप, सत्य कथन पूछा है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, ये बिल्कुल ठीक बात है। इसका प्रमुख घटक सरकारी अस्पतालों में परामर्श, परीक्षण एवं निदान हेतु निदान केंद्रों की स्थापना करना है। देखो ध्यान रखना, सरकारी अस्पतालों में निदान केंद्रों की स्थापना ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना नहीं है, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की योजना है। तो ये बात ध्यान रखना, दोनों ही ठीक है। इसमें उम्मीद के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ध्यान रखना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से बचना। यहाँ पर यही आपको यूपीएससी में कंफ्यूज किया जा सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री है। इसके कंपोनेंट क्या है, 3 कंपोनेंट है। पहला निदान केंद्र, कहाँ पर, सरकारी अस्पतालों में। क्यों, वहाँ पर परामर्श देना, परीक्षण और निदान करना। किनका, कोई भी अगर आपको आनुवंशिक बीमारी है तो उन सब के बारे में। देखो एक बात यहाँ पर देखो, उम्मीद में जो फुल फॉर्म है वहाँ पर वंशानुगत विकार। तो वंशानुगत विकारों के उपचार और प्रबंधन के लिए क्या क्या हम नई टेक्निक या नए नए मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए उम्मीद योजना क्रियान्वित की जा रही है। तो जो वंशानुगत विकार होते हैं यानी आनुवंशिक रूप से वो आगे से आगे ट्रांसफर होते रहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हम सोचे तो थैलेसीमिया होता है, हीमोफीलिया होता है। तो इस तरह के ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। अब उन सब जो आनुवंशिक विकारों के बारे में परामर्श, परीक्षण, उनके निदान के लिए निदान केंद्र बनाए जा रहे हैं।
और कुशल चिकित्सक तैयार करना जो उनका निदान कर सके, और साथ में आनुवंशिक रोगों की जांच करना विशेष तौर पर महिला और बच्चों में, क्योंकि आपको पता है कि महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनके लिए अगर जांच कर ली जाए समय पे तो वो आनुवंशिक रोग से बच्चों को बचाया जा सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।